हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी यूपी टेट की जो परीक्षा है वो जुलाई में होने वाली है। आपको परीक्षा की तिथि भी बता दी गई है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज से मैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ये जो पेपर है ये 2011 वाला है। 2011 से मैंने शुरुआत की है और जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उनके सीडीपी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगी। क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ने होते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस के मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। मैंने ईवीएस के यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है। मैंने शुरुआत पेपर फर्स्ट से की है, यानी पेपर फर्स्ट के पहले मैं सीडीपी के क्वेश्चन करवा रही हूँ। पेपर फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद पेपर सेकेंड के भी करवा दूंगी। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न हमेशा ही पूछे गए हैं, तो वो टॉपिक आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पेपर है ये 13 नवंबर 2011 को हुआ था। तो चलिए इसके सीडीपी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला विकल्प है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, दूसरा है शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और चौथा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो निम्न कक्षाएं होती हैं, यानी कि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, छोटी कक्षाओं की बात हो रही है, तो उनमें शिक्षण की जो खेल विधि है ये आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सर्वोत्तम विधि जो है वह खेल विधि है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे खेल विधि के जनक पूछ लिए जाएं तो कॉल्डवेल कुक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डिसलेक्सिया संबंधित है। पहला है मानसिक विकार से, दूसरा है गणितीय विकार से, तीसरा है पठन विकार से और चौथा है व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया का संबंध है पठन विकार से। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, तीसरा है विशेष विद्यालयों में और चौथा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अपनी जो बच्चे हैं अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। तो उन्हें अलग नहीं करना है, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा का प्रबंध उनके लिए किया जाना चाहिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, पहला है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, दूसरा विकल्प है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, तीसरा है एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है और चौथा विकल्प है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अभिप्रेरण क्या है? जो नए सीखने वाले लोग हैं उनमें रुचि उत्पन्न करता है, रुचि का सृजन करता है। चौथा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, पहला है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, दूसरा है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, तीसरा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए और चौथा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए।
तो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं कक्षा में, तो क्या करना चाहिए ये पूछा गया है, उसके लिए क्या उचित होगा। तो कक्षा में व्यवहार तो आपको सामान्य रूप से ही करना है, लेकिन बच्चे की दृष्टि न्यूनतम है, यानी उसको कम दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ऑडियो सीडी की जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। जो ऑडियो सीडी होती हैं सुनने वाली, उनसे उसकी सहायता करनी चाहिए और हमें बर्ताव उसे उसके साथ सामान्य रूप से ही करना है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, श्याम पट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, यानी किस समूह के अंतर्गत श्याम पट को रखा जा सकता है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। ये जो पीडीएफ मुझे मिली है इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन भी नहीं लिखे हैं, तो इंग्लिश वालों को थोड़ी सी समस्या होगी, उसके लिए माफ कीजिएगा। ये 2011 वाला पेपर है और ये ही मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। तो श्याम पट पूछा गया है शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला विकल्प है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन, तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्याम पट जो है ये दृश्य साधन है, शिक्षक उस पर लिखता है और बच्चे देखते हैं, कोई ऑडियो तो उसमें सुनाई नहीं देता है, तो ये दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला है श्याम पट पर लिखना, दूसरा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा है प्रश्न पूछना और चौथा है ये सभी। तो शिक्षण कुशलता से जो संबंधित है, तो श्याम पट पर लिखना भी संबंधित है, प्रश्नों को हल करना भी संबंधित है, प्रश्न पूछना भी संबंधित है। इसके अलावा स्पष्टीकरण कौशल, प्रतिपुष्टि कौशल, प्रश्न कौशल, ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, पहला है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, दूसरा है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तीसरा है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और चौथा विकल्प ऊपर लिखा हुआ है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। यदि शिक्षक उस बच्चे को डांट देगा तो अगली बार वो प्रश्न नहीं पूछेगा, डर जाएगा। तो बच्चे को डराना नहीं है, बल्कि जो प्रश्न बच्चा पूछ रहा है उसका उत्तर देना है और उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। पहला है टीपी नन ने, दूसरा है स्पेंसर ने, तीसरा है फ्रोबेल ने और चौथा है मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रोबेल ने। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप। पहला विकल्प है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, दूसरा है अभिभावक को लिखेंगे, तीसरा है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और चौथा है बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। दंड देने वाला आप पहले ही काट दीजिए, 3 विकल्प आपके पास बचते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, बच्चे को दंडित नहीं करना है, ना ही बच्चे को हीन भावना महसूस करानी है। तो दंड वाला तो विकल्प पहले ही कट गया, 3 आपके पास बचते हैं। बच्चे की उपेक्षा भी नहीं करनी है, इससे बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अभिभावक को लिखेंगे, तो लिखने से क्या फायदा है जब अभिभावक मिलने ही नहीं आ रहे हैं, तो वो लिखने से भी नहीं आएंगे। आप स्वयं उनसे मिलने जाएं। शिक्षक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप उस बच्चे के अभिभावक से स्वयं मिलने जाएं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, तीसरा है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और चौथा है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है।
क्योंकि उस समय वृद्धि भी हो रही होती है और परिवर्तन भी हो रहा होता है। तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, अवधि यानी कि समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि पहला है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा है पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और चौथा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो पूछा जा रहा है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्या परामर्श दिया जाता है कि जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उसी प्रकार के प्रश्नों के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऐसा नहीं कि आप प्रश्नों को ही बता दें बच्चों को कि ये प्रश्न आने वाले हैं, नहीं, प्रश्नों को तो नहीं बताना है लेकिन उसी तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करवाना है ताकि परीक्षा में बच्चे उस तरीके के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। बच्चों को अभ्यास कराना है उसी तरीके के प्रश्नों का, समान प्रकार के प्रश्नों का। अगला प्रश्न दिया गया है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। पहला है सुनिर्मित पाठों में, दूसरा है स्वतंत्र अध्ययन में, तीसरा है नियोजित निर्देश में और चौथा है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा है वह सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि असंगठित घर से आने वाले बच्चे में उसके घर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है जिससे उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव होता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप, पहला विकल्प है उसके पास संतुष्ट रहेंगे, दूसरा है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तीसरा है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे और चौथा है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप देखते हैं, यानी आप एक शिक्षक हैं और देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आपको क्या करना है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप, पहला है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, दूसरा है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तीसरा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, और चौथा है उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो आप शिक्षक हैं और आप देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो हैं अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ये तो गलत है, क्योंकि किसी को बाध्य करके हम कोई भी ज्ञान उसे नहीं दे सकते जब तक उसकी रुचि नहीं होगी। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। एक शिक्षक होने के नाते आप किसी भी विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी गलत है। लेकिन जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, तो यही हो जाएगा उत्तर। उन बच्चों की रुचि सबसे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से वे सीखना चाहते हैं, और आपका जो विषय है उस विषय के अनुसार उन्हें रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे, तो बच्चे धीरे धीरे आपके विषय में रुचि लेने लगेंगे। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। पहला है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, दूसरा है औपचारिक अवस्था, तीसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था जिसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब जिस स्तर में बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष की इसकी अवधि होती है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। तो बच्चा जब इस अवधि में होता है तो वह वस्तुओं एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इससे संबंधित प्रश्न शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनमें जरूर पूछा जाता है। सीटेट में भी आप देख लीजिएगा, सीटेट में भी पूछा जाता है और यूपीटेट में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और जैसे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। अब अगला प्रश्न भी उन्हीं से संबंधित है। पहला विकल्प है कोहल वर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो अभी मैंने आपको बताया था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। पहला है निषेधात्मक, दूसरा है अग्र सक्रिय, तीसरा है संवेदनात्मक और चौथा है उदासीन। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए अभिभावकों को अग्र सक्रिय की भूमिका निभानी चाहिए। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को होगा यहाँ पर। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? पहला है खेल के मैदान में, दूसरा है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा है ऑडिटोरियम में और चौथा है गृह में यानी घर में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त जो तरीका है वह है परीक्षा प्रणाली, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। यानी बच्चे स्वतंत्र भी होते हैं लेकिन अनुशासन भी होता है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिल करना है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और चौथा है कक्षा में पूर्ण निरस्ता। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। पहला है श्याम पट का प्रयोग करना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है कहानी कहना और चौथा है प्रश्न पूछना। तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? प्रश्न पूछना अपने विषय से संबंधित, ताकि बच्चे अपने विचार भी प्रदर्शित करें और शिक्षक को ये भी पता चल जाए कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं, यानी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं या नहीं। इसके लिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पहला है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, दूसरा है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, तीसरा है यह बिताने में सहायक होगा, समय बिताने में सहायक होगा और यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है ताकि बच्चे सहयोग की भावना सीख सकें, बच्चे सामाजिक व्यवहार को प्रदर्शित करें और एक दूसरे से सीखें भी। तो इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है परिवार एक साधन है। पहला है अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा का और चौथा है दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है
अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार जो है ये बालक का प्रथम विद्यालय होता है और जो माता पिता होते हैं ये बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। सबसे पहले बच्चे परिवार से ही सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और जो ज्ञान परिवार से मिलता है, अनौपचारिक ज्ञान होता है, और इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो परिवार का बहुत बड़ा महत्व होता है एक बच्चे के विकास में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। पहला है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और चौथा है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो एक शिक्षक को सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है विद्यार्थियों में, तो आदर्श रूप से बर्ताव करके, क्योंकि बच्चे शिक्षक के बर्ताव से सीखते हैं। तो शिक्षक को क्या करना है, आदर्श रूप से व्यवहार करना है और बच्चे उसी व्यवहार का अनुसरण करेंगे। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है कक्षा में समयानुवर्ती होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और चौथा विकल्प ऊपर लिखा हुआ है एक सुवक्ता होना। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सी विकल्प इसमें सही है। शिक्षक जो है सुगम करता होता है, तो शिक्षक का ये दायित्व है कि विद्यार्थियों को जो भी कठिनाई आ रही हैं उनके शिक्षण में, तो उन कठिनाइयों को दूर करना, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर का प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आपने देखा होगा प्रत्येक कक्षा में एक या दो बालक ऐसे होते हैं जो अति सक्रिय होते हैं, यानी शांति से वो बैठ ही नहीं सकते। तो उनको सही दिशा में आप कैसे लाएंगे यदि आप एक शिक्षक हैं? पहला विकल्प है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। दूसरा है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। तीसरा है उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक कक्षा में एक या दो बच्चे ऐसे होते हैं जो अति सक्रिय होते हैं, यानी यदि वो फ्री बैठे हैं, कोई काम उनके पास नहीं है, तो वो अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। तो अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे ये पूछा गया है। तो उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, उसे व्यस्त रखेंगे। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पहला है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, दूसरा है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर, और चौथा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति होती है ये आधारित होती है उनके माता पिता की चित्तवृत्ति पर, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने माता पिता से ही सीखते हैं। क्योंकि बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का उन पर सीधा असर पड़ता है, उनके अभिभावकों के गुणों का उनमें स्थानांतरण होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों एवं अभिवृत्तियों का विकास होता है। तो इसमें परिवार और अभिभावक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। आप पहला विकल्प है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, दूसरा है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे, तीसरा है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे ये पूछा गया है। आप एक शिक्षक हैं तो उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। तो शिक्षक होने के नाते ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके लिए अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक समान है। बी विकल्प भी इसमें गलत हो जाएगा। सी सही है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे।
सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, पहला है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। दूसरा है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। तीसरा है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि जो शिक्षक हैं उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों की जो समस्याएं हैं उन्हें वे हल कर सकें, शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। साधन संपन्न का यही अर्थ होता है। और आखिरी प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, पहला है व्यक्तित्व निर्माण में, दूसरा है कक्षा शिक्षण में, तीसरा है अनुशासन में और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी, यानी उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज में उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन थे, इन्हें मैंने सॉल्व करवाया है। 2011 वाला ये पेपर था। ईवीएस के मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हिंदी के भी करवा दूंगी, क्योंकि हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। काफ़ी समय बाद यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अब जो सेवारत शिक्षक हैं उन्हें भी एग्जाम देना है, तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है दोबारा परीक्षा देने का। मत सोचिएगा कि इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि परीक्षा ही इतने दिनों बाद संपन्न होने जा रही है। आप देख रहे होंगे पहले जनवरी में होने वाली थी, फिर मई में संभावित हुई, अब जुलाई में होगी। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। सेवारत शिक्षक है, उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए ये एग्ज़ाम पास करना है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी जो परीक्षा है इतनी कठिन नहीं है कि आप उसे पास ना कर पाएँ, क्योंकि यदि आप अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आपका डाउट मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।